आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो हेल्थ एक्सपर्ट से लेके डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गया। अब वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस का कंसल्ट तो बना, लेकिन आज उसके बाद वो क्या खुद ही राजा बनना चाहता है। मतलब आज हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रशांत किशोर, जन जन स्वराज पार्टी का फाउंडर। प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे कि ये प्रशांत किशोर है कौन। इन्होंने एक्चुअली ये हेल्थ में यूनाइटेड नेशन में जॉब करते थे। ये हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर इनकी काफी बड़ी पोस्टिंग भी हुई थी यूनाइटेड नेशन में। ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में अचानक से बदलाव आ गया। इनको अचानक से, जब उस समय नरेंद्र मोदी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इधर आने का ऑफर दे दिया, उनके साथ काम करने का। साथ में 2013 में जब बिहार में इलेक्शन, 2014 में जब देश में प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने वाले थे प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उस समय भी जब कांग्रेस और बीजेपी के इसमें इलेक्शंस होने वाले थे, तो बीजेपी की तरफ से मोदी को जिताने में इन्होंने ही मदद की। और इसके बाद आगे बिहार में भी आगे इन्होंने ही हेल्प की। बिहार में अभी भी आगे चल के इन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई, पैदल यात्रा निकाली, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन सब को लेके इन लोग ने काफी सवाल भी उठाए, काफी उन सब से कंसेंट वो भी किया, क्या बोलते हैं, इन लोगों को काफी सलाह मशवरा भी किया। पंजाब में भी है ना, इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन जितवाने के लिए वहां पे दावा किया कि वहां पे ये मैनिफेस्टो उसका भी तैयार किया 2017 के, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया जा सके। तो कौन है ये प्रशांत किशोर, इनकी पूरी जर्नी देखेंगे, इनका अभी तक का पूरा कार्यकाल देखेंगे, जन स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने कैसे की, क्या किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार में अगर अभी जन स्वराज पार्टी आ जाती और प्रशांत किशोर शायद जीत जाते, तो हो सकता है शायद बिहार में कुछ चेंजेस आ सकते थे। खैर वो अलग बात है, अभी बिहार में कुछ हो नहीं पाया। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करे, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाना न भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियोस की। तो शुरुआत होती है इनकी अर्ली लाइफ से। प्रशांत किशोर का जन्म प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। इनके पिताजी, शुरुआती स्कूल की पढ़ाई तो इनकी वहीं पर ही हुई, अपने अपने होम टाउन में इन्होंने की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब स्कूली पढ़ाई हुई थी तो ये पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब इन्होंने 12th पास किया, तो उसके बाद हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दिल्ली के हिंदुजा कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद ये हेल्थ में मतलब पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ कि इन्होंने ब्रेक ले लिया, 2 साल पढ़ाई के बीच से ब्रेक ले लिया। तो इनके घर वालों को लगा कि अपना करियर बर्बाद करने पे लगा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। 2 साल के बाद फिर इन्होंने फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पीजी और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनसे इंटरव्यू में कितनी बार पूछा भी गया कि आपने ब्रेक के दौरान क्या किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वही है, मैंने तो वही किया जो युवा पीढ़ी आजकल की करती आ रही है, मैं भी वही कर रहा था। तो खैर वो अलग बात थी, उनका ऐसे ही था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनको यूनाइटेड नेशन में जॉब लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब यूनाइटेड नेशन में जॉब लगी, तो इनकी पोस्टिंग सबसे पहले हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में जब इनकी पोस्टिंग हुई, हैदराबाद में पोस्टिंग होने के बाद क्या हुआ, और ये पब्लिक हेल्थ के नाम पे के ऊपर ही हेल्थ एडवाइजर ही बने थे ये यूनाइटेड नेशन में, आपको बता दूं। हेल्थ एडवाइजर के तौर पर इनकी जॉब लगी थी हैदराबाद में। यूनाइटेड नेशन में भी इनको हेल्थ को लेके काफी, इनके को लेके, इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रमोशन मिलता गया। आगे जब प्रमोशन मिला, तो फिर उसके बाद ये स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहां पे चले गए, क्योंकि जिनेवा में काफी कुछ है ना, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हो गया, चाहे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, सब जगह आधे से ज्यादा हेडक्वार्टर्स तो इधर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है, तो उस हिसाब से ये जिनेवा चले गए थे। अब देखिए, नौकरी तो सब थी, नौकरी अच्छी खासी थी, सब कुछ था, अच्छा खासा था, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, वहां पे रहते हुए इन्होंने साल 2004 में एक इकोनॉमिक्स में इंडिया की इंडेक्स को लेके, हंगर इंडेक्स को लेके एक बहुत बड़ा पेपर लिखा, पेपर छपवाया, उसमें वो उसको पूरा पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद उसमें बताया, जब उस समय यूपीए की सरकार थी और जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे इन्होंने एक पत्र जारी किया और उन्होंने बताया कि इंडिया की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा अच्छी हो गई है,
लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा है कि अभी तक भुखमरी यहाँ से नहीं जा रही है। तब मनमोहन सिंह इस बात को सुनकर चौंक गए कि ऐसे कैसे हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में यूपीए सरकार ने गुजरात, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक सर्वे कराया जिसका नाम रखा गया माल न्यूट्रिशन सर्वे। इस सर्वेक्षण के तहत क्या हुआ कि इससे क्या पता चला कि है ना, कुपोषण गुजरात में सबसे ज्यादा कुपोषण की बीमारी ज्यादा है, मतलब कुपोषण ज्यादा होता है बच्चों को, छोटे बच्चों को कुपोषण की बीमारी के शिकार ज्यादा होते हैं। और इसमें गुजरात की सबसे खराब रेटिंग निकली। अब जैसी यहाँ पे गुजरात की खराब रेटिंग निकली तो उस समय क्या हुआ कि ऐसे करके इन्होंने फिर इनको क्या किया कि वहां पर बुलाया गया। गुजरात के उस समय चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी ने इनको इनको मोदी जी तक ये लेटर पहुंच गया, ये रिपोर्ट पहुंची। तो मोदी जी ने डायरेक्ट इनको कॉल किया, इनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप है ना यहाँ से आ जाइए, जिनेवा छोड़ के इंडिया आ जाइए और हमारे साथ काम कर लीजिए। आपकी आप हेल्थ सिस्टम के लिए तो आपको काफी ज्यादा अनुभव है, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा पहले तो इस बारे में काफी ज्यादा सोचा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उनको लगा पहले तो कि वो हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं अभी यूनाइटेड नेशन में, और उनकी पोस्टिंग भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो उन्होंने काफी ज्यादा विचार विमर्श किया। फिर उसके बाद उन्होंने मोदी जी के सामने एक शर्त रखी। पहले उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था, बाद में उन्होंने एक शर्त रख दी कि अच्छा ऐसा है, मैं यूनाइटेड नेशन की नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा, आपके ऑफिस जो आपका सीएमओ ज्वाइन कर लूंगा, मतलब आपका सीएम ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। पर ऐसा है कि आप मुझे अपने अंडर में ही रखिएगा, किसी और के अंडर मत काम करने दीजिएगा। जो भी हेल्थ रिपोर्ट आएगी, मतलब जो भी रिपोर्ट्स देनी होगी, जो कुछ भी होगा, सब मैं आप ही को बैठ के दूंगा, आप ही के साथ सब करूंगा। तो ये बात अगर आप मान लेते हैं तो ठीक है। तो मोदी जी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम मान लेंगे। फिर इसके बाद वो आ जाते हैं, मोदी जी के साथ ऑफिस ज्वाइन करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि साल 2013 में क्या होता है कि जून 2013 में ये बीजेपी के तौर पे एक कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करते हैं अपने आप को। जब उस समय कई राज्यों में इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो जब इधर राज्यों में इलेक्शन, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो अब उसके बाद क्या होता है कि वो बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब बारी आती है 2014 के इलेक्शंस की। 2014 के इलेक्शंस की बारी आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे उस समय बीजेपी काफी जोर शोर से इस चीज का प्रचार कर रही होती। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेन्योर 2 बार का हो जाता है और वो नहीं बनना चाहते अब इसके बाद। और उनकी सरकार तो इसके बाद वैसे बनती नहीं, क्योंकि उस समय 2008 में आर्थिक मंदी आ गई थी, काफी कुछ हो गया था, तो कुछ इतना टेन्योर अच्छा नहीं हो पाया उनका, यूपीए सरकार का। तो उनकी सरकार अच्छी बन नहीं पाती और कांग्रेस के पास उस समय कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होता है। तो लोग भी परेशान हो गए होते हैं कांग्रेस के राज से, तो लोगों को भी चेंज चाहिए होता है। तो लोग क्या करते हैं कि बीजेपी को खड़ा कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे बीजेपी को खड़ा किया जाता है, तो प्रशांत किशोर इसमें नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मोदी का सपोर्ट करते हैं, मोदी को इसमें आगे खड़ा करते हैं। मोदी के लिए जो स्पीच, जब वो गुजरात के सीएम भी थे और उस समय जब इलेक्शंस रैली होती है, कैंपेनिंग होने वाली होती है सब जगह, तो उस समय क्या होता है वो काफी जगहों पे प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं उनके साथ। उनकी उनकी जो स्पीच देना होता है उनको, वो सब उनकी स्पीच वगैरह लिखने का काम और ये सारी चीजें वो करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उसके बाद करते करते फिर 2014 में बीजेपी जीत जाती है। जब 2014 में बीजेपी जीत जाती है, यहाँ पे प्रशांत किशोर ने अपना रोल निभा दिया। फिर उसके बाद अब आता है 2015। 2015 में क्या होता है कि अब इधर बिहार में इलेक्शंस होने वाले होते हैं। तो बिहार में 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। आरजेडी की तरफ से तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये सब लड़ रहे होते हैं, और इसकी तरफ से, जेडीयू की तरफ से होते हैं नीतीश कुमार, और बीजेपी भी साथ में इसमें होती है। तो प्रशांत किशोर इसमें क्या करते हैं, अब देखिए बीजेपी को लगता है इसमें भी कि है ना प्रशांत किशोर हमारी हेल्प करेंगे,
तो प्रशांत किशोर क्या करते हैं कि वो मना कर देते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि हाँ हम हेल्प तो करेंगे, लेकिन देखिए इलेक्शन जीतना नहीं जीतना वो इसमें हमारे हमारे बस में नहीं है। लोगों का क्या मूड बनता है क्या नहीं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, बीजेपी उनकी बात तो सुन लेती है, फिर वो बीजेपी उनका साथ देने के लिए बोलती है कि आप हमारी मदद कीजिए। तो प्रशांत किशोर अब इसमें भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम मदद करेंगे आपकी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आगे चल के फिर बीजेपी उस समय क्या होता है कि दोनों के बीच में इलेक्शन होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, काफी कोशिश की जाती है प्रशांत किशोर के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा काफी कोशिशें की जाती है बीजेपी को जिताया जाए, लेकिन बीजेपी उस समय जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। अब जब सरकार जेडीयू उस समय सरकार बनाती है प्रॉपर अच्छे से, और उस समय मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। अब उस समय क्या होता है कि नीतीश कुमार उस समय ज्यादा कुछ, नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बीजेपी को इतनी हार नहीं मिल पाती, और क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया होता है, उस समय प्रधानमंत्री पद के चुनाव थे, तो उस समय काफी चल गया था उन्होंने जो कुछ भी किया था। तो फिर उसके बाद भी ऐसे करते करते ये लोग करते हैं, फिर वो चलता रहता है उनका। फिर देखते ही देखते फिर 2017 में क्या होता है, पंजाब में इलेक्शन, यूपी में इलेक्शन, सब जगह इलेक्शन होने वाले होते हैं। तब ये क्या करते हैं, अभी ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के पास चले जाते हैं। उस समय कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट के लिए खड़े होते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताने के लिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, उसके लिए भी एक मैनिफेस्टो तैयार कर देते हैं। अब वो एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, अब उसमें क्या होता है कि 9 वादे उसमें वो बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उसमें ये करना ये होता है कि अपनी जनता से किए गए 9 वादों को पूरा निभाना होता है इलेक्शंस के बाद, ये बात आती है। तो इसमें क्या करते हैं कि वो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, तो पूरा उनका कैंपेनिंग में साथ देते हैं कैंपेनिंग में। और इनमें से आपको एक बात बता दूं कि जो वादा करने की बात होती है इसमें इसमें से एक वादा ये होता है कि कांग्रेस इलेक्शन में कैंडिडेट जो लेबर कंस्ट्रक्शन के लोग हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, उनको प्रॉपर है ना, उनको पेमेंट वेमेंट किया जाएगा प्रॉपर, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार उनकी प्रॉपर मदद करेगी, जरूरत के टाइम पे जो उनको जरूरत पड़ेगी वो सब सरकार प्रोवाइड करेगी। ये वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरा करना होता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब कुछ होता है, तो फिर उसके बाद फिर लेकिन क्या होता है कि 2017 में इलेक्शन होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जीत जाते हैं। अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह इधर जीत गए, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कैप्टन अब वो क्या करते हैं, वो अपने उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। अब जब वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते, ये वादा तो किया रहता है, तो लोग क्या करते हैं, हाथ में इसके खिलाफ लेके प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं इनके बहुत सारे। और देखिए, जब मैं आपको एक और यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया, जब उस समय क्या हुआ था कि जब 2014 में इलेक्शंस लड़े जा रहे थे ना, तो उस समय भी इन्होंने काफी चीजें इन्होंने प्रमोट की थी मोदी के लिए, चाय पे चर्चा, फिर चिट्ठी पे चर्चा, अलग अलग ऐसे करके अलग अलग जिताने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी किए थे। इन सब में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि शुरुआत में मोदी जी चाय बेचा करते थे ना, तो मतलब चाय वाले से वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सब प्रमोशन, ये सब चीजें भी है ना, प्रशांत किशोर ने काफी ज्यादा की है, चाय पे चर्चा और ये सब, ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम है मोदी को इन्होंने ही सुझाव दिया था। आपको ये बात बताना मैं भूल गया था उस समय। तो अब देखिए, तो फिर क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, अभी ये अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। फिर एक इंसान आता है, इसमें क्या करता है, वो एक हाथ में कागज लेके प्रोटेस्ट करता है। वो बोलते हैं कि जो हमारी मुलाकात, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं जो हमारी सीएम से मुलाकात करवाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि इस चीज को लेके और ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आप एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए कि जब यहाँ पे एक काम करते जाओ, प्रशांत को ही बुला के लाओ। प्रशांत किशोर ने हमारे साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, आई मीन फ्रॉड किया है। इनको पीके भी बोला जाता है, पीके के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रशांत किशोर को बुलाते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने तो फिर बाद में उनको लगता है कि यार ऐसे तो चलने वाला नहीं है, प्रशांत किशोर को बाद में लगने लगता है। तो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ऐसे तो कोई काम कर चलने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से तो फिर अगर ऐसे होगा तो मैं लोगों को चुनाव तो जितवाने में मदद करा दूंगा, फिर अगर अगर मैं वादे पूरे करवाऊंगा और कुछ होगा नहीं ऐसे में,
तो फिर उसके बाद होगा क्या कि लोग तो मेरे को ही बदनाम करेंगे कि मेरी वजह से है ना पार्टी तो जीत जाती है लेकिन सरकारें अपना वादा पूरा नहीं करती है। तो ये बात सोच के प्रशांत किशोर को काफी बुरा भी लगता है इस चीज को लेके। अब 2019 के भी इलेक्शन आते हैं, उनमें भी इसमें बीजेपी को जिताने में हाथ रहा है इनका। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या होता है कि 19 माफ कीजिएगा, दिसंबर 2019 में कांग्रेस के द्वारा लाया जाता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब इस अमेंडमेंट बिल के तहत क्या होता है, तो अब जैसे जो जेडीयू के लीडर्स है ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो प्रशांत किशोर इसको सपोर्ट नहीं करते। प्रशांत किशोर बोलते नहीं ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये तो कि है ना मुसलमानों को इसमें नागरिकता नहीं दी जा रही है, लोग उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बीआरसी और एनआरसी को इसमें काफी जोड़कर इसमें देखा जाता है, और जब जोड़कर देखा जाता है तो फिर उसमें क्या होता है कि बाद में बीजेपी इस चीज को सही ठहराती है। और फिर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि देखिए सभी राज्यों में इसको लागू नहीं करना चाहिए, अभी एक साथ अगर लागू कर दिया तो ऐसा है कि अभी सब जगह दंगे फसाद हो जाएंगे। आपको पता ही है कि 2019 में सीएए को लेके कितना ज्यादा प्रोटेस्ट चला है। लॉकडाउन के समय में भी इसको लेके काफी ज्यादा हंगामा है सीएए को लेके, सबसे ज्यादा। क्योंकि लॉकडाउन के पहले तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था ना, तब तक पूरा शाहीन बाग भरा रहा था। तो ऐसे करके काफी कुछ हुआ, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी इस चीज को लेके जब चलता रहा तो बाद में उन्होंने भी सपोर्ट किया कि ठीक है बिल ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद क्या होती है कि अब शुरुआत होती है, इन्होंने काफी आगे चल के इलेक्शन तो जितवा दिए। अब वो इधर से क्या करते हैं कि अब वो संन्यास लेने की सोचते हैं कि अब वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग अब आगे नहीं करेंगे कोई पार्टी के लिए, अब संन्यास लेने का सोचते हैं। लेकिन फिर उनको बाद में ख्याल आता है कि नहीं ऐसे तो होगा नहीं, इससे अच्छा कि वो खुद की पार्टी बना ले। तो फिर वो क्या करते हैं कि 2 अक्टूबर को क्या करते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को देखिए जन स्वराज पार्टी की फाउंडर की शुरुआत होती है यहाँ से। 2 अक्टूबर 19 को क्या करते हैं कि गांधी जी के चंपारण के जो गांधी जी का आश्रम था ना, वहां आश्रम में जाके है ना क्या करते, गांधी जयंती के दिन ही वहां पे है ना बहुत बड़ी पद यात्रा निकालते वो। राहुल गांधी को भी इन्होंने काफी सारी पद यात्राएं निकालने का बोला, काफी कुछ किया था इनके लिए। तो फिर वो खुद भी पद यात्रा निकालते हैं, लोगों को इससे काफी जोड़ते हैं, लोगों को जाके बताते हैं कि देखो सरकारें कैसे कर रही है, दावे बड़े बड़े करती है और कुछ होता जाता नहीं है, ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर ऐसे करके है ना वो काफी सारी डिमांड रखते हैं लोगों के सामने कि उनको क्या चाहिए, क्या लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या नहीं चाहिए, लोगों से जाके घर घर जाके पूछते हैं। तो ऐसे करके उनका फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे करके अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं, रजिस्टर करते हैं जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी रजिस्टर हो जाती है, फिर वो 2025 आ जाता है। देखते ही देखते 2025 आप काफी कुछ कर रहे होते हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। आपको याद होगा कि 2025 के शुरुआत में बिहार में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे बीपीएससी को लेके, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है वहाँ के, कि उनमें कोई घपलेबाजी हुई है। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, जब 2016 में भी जब लोग बच्चों ने वहां पे पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, उनमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था ये प्रोटेस्ट को आगे करने में। सरकार के खिलाफ इन्होंने खुल के बोला कि जो पेपर लीक में बच्चों का इस तरह से फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है बिल्कुल सही नहीं है, बच्चों के लिए काफी ज्यादा खड़े भी होते थे ये। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था बीपीएससी को लेके, तो इसमें भी इन्होंने अपना अहम रोल प्ले किया। उन्होंने काफी इसमें वो बोला कि नहीं ये तो गलत बात है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जेडीयू आरजेडी के दम पे इन्होंने क्या किया, फिर इलेक्शन भी लड़ा, काफी ज्यादा मदद की उस समय भी अपनी पार्टी को। पर उस समय कुछ इनसे गलतियां हो गई कि जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाए। इसमें क्या किया उन्होंने कि है ना ज्यादा इस कैंपेनिंग इसमें ज्यादा नहीं की, इसमें कोई ज्यादा लोग अपने कैंडिडेट मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, अपनी पार्टी में जितनी सीट्स होनी चाहिए उनको प्रॉपर मिली नहीं। अब 200 के ऊपर इसमें क्या हुआ था कि अभी जब 14 नवंबर 2025 को जब रिजल्ट आए, तब नतीजा ये निकला कि जेडीयू को ही 200 से ज्यादा सीटें मिली, 200 से ज्यादा सीटें मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि
वो आगे चल के फिर प्रशांत किशोर बोले कि नहीं आ पाए ऐसे करके। वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी हार गई। अभी भी ये कोशिश तो देखिए कर ही रहे हैं। हालांकि इन्होंने बीच में अफवाहें भी उड़ी थी कि अब प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अभी भी ये इलेक्शंस के लिए आगे कैंपेनिंग करती रहेंगी। इन्होंने आगे बोला है कि अब आगे 2030 में जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी आगे खड़े होंगे। तब देखना होगा कि आगे प्रशांत किशोर कभी सरकार बना पाते हैं, मुख्यमंत्री बन पाते हैं स्टेट के कि नहीं बन पाते हैं, क्या करते हैं, वो सब देखिए बात की बात है। तो ये था प्रशांत किशोर के बारे में। मैंने आपको पूरा बता दिया कि वो कैसे एक हेल्थ एक्सपर्ट से ले बन के बाद में पॉलिटिक्स में कैसे आया, अभी तक क्या क्या किया, सारी डिटेल बता दी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।